पीडीपी ने भी बीजेपी के साथ निकाह करके 4 साल सरकार चलाई। देखिए कितने कश्मीरी लोग दिल्ली में जम्मू कश्मीर को बेचने निकले हैं। आप देखिए कि पॉलिटिशियन से कितनी मुराद लोग मांगते हैं। आप देखिए कि जब लोग ही अपने आप को बेचने के लिए निकल पड़े हैं तो एक पॉलिटिशियन को मौका मिलता है उनको बेचने का। उन्होंने नौकरी नीलामी भी की, पार्टियों ने यहाँ के लोगों को जख्मी भी किया, मार भी डाला। 36,000 लोग 2016 में ही जख्मी हो गए। फारूक साहब ने पता नहीं कितने पंजाबियों को जम्मू में बसाकर आर्टिकल 375 की खिलाफ वर्जी की। लूट खसुट होने के बावजूद, इतनी असमतें लुटने के बावजूद, इतने घर जलने के बावजूद, इतनी प्रॉपर्टियां खाकिस्तर होने के बावजूद हमें कुछ नहीं मिला। नौकरियों की नीलामी को रोकना, गरीबों, पेंशनरों, जो बेचारे टूटे फूटे लोग होते, जिनके पैर नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते या जिनकी एज ज़्यादा होती, अलायंस ने उन इलेक्शन का बायकॉट किया क्योंकि वो गाँव वालों को चुनना था। कोई लीडर गाँव में सरपंच चुनना था, क्या कहते हैं इसको, टाउनों में हमें चेयरमैन चुनने थे, तो उन्होंने बायकॉट कर दिया ये बोलकर कि नहीं, जब तक कि भारत सरकार ये प्रॉमिस ना करे कि 370 हम नहीं हटाएंगे तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। 2020 में 18 में इन्होंने बायकॉट कर दिया। 2020 में जब डीडीसी इलेक्शन हुए तो ये सारे कूद पड़े, अपने बच्चों, अपनी बहुओं, अपनी बेटियों, जो भी इनको मिला, जो भी इनके करीबी लोग थे, उनको उन्होंने धकेल दिया डीडीसी इलेक्शन में। तब क्या 370 वापस आया था? ये दुगली पॉलिसी जो पॉलिटिशियनों की है, इसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर हेडलाइंस और मैं आपके साथ अजरा महराज। जी हम आज बात करेंगे शेख मुजफ्फर से, जो कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के चेयरमैन हैं। मुजफ्फर साहब, आप मुझे ये बताइए, क्या बहुत सारी पार्टियां इक़्तिदार में आई है जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसे क्या वजूहात रहे हैं कि आपको जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट को पार्टी को इक़्तिदार में लाने की मजबूरी पड़ी? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। पार्टियां इक़्तिदार में भी आ गई, पार्टियों ने लूट खसुट भी किया, पार्टियों ने नौकरी नीलामी भी की, पार्टियों ने यहाँ के लोगों को जख्मी भी किया, मार भी डाला। 36,000 लोग 2016 में ही जख्मी हो गए। लूट हर तरफ था। लेकिन मैं आपको एक हिस्ट्री मास्टर होने के नाते हिस्ट्री बता रहा हूं, मैंने पार्टी क्यों बनाई। ये पार्टियां दल बदल पार्टियां हैं, ये कोई पार्टियां नहीं है। असल में असल पार्टी जो थी, जम्मू कश्मीर की जो वाहिद रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी, अकेली पार्टी, उसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। 1938 में उसको तोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया गया। तो 1953 में शेख साहब से एक दड़ा अलग होकर बख्शी गुलाम अहमद से मिलकर कांग्रेस उन्होंने बनाई। तो कांग्रेस से निकलकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस अब्दुल गनी लोन साहब के क़यादत में बनी। उसी कांग्रेस से निकलकर पीडीपी बनी। उसी पीडीपी से निकलकर अल्ताफ़ बुखारी साहब की अपनी पार्टी बनी। तो आप मुझे बताइए, आपकी वसादत से मैं लोगों से पूछता हूँ, सवाल करता हूँ कि इनमें क्या नयापन है। नई पार्टी तो हमने बनाई जिसमें किसी भी सियासी खानदान से जुड़ा हुआ कोई भी मेरी पार्टी में कोई ऐसा का लीडर नहीं है, ना कोई कारकुन है। खासकर मुझे नफरत है उन पॉलिटिशियनों से। लेकिन मुजफ्फर साहब, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रोकने की कोशिश करना चाहती हूँ कि अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो भी नई पार्टी इक़्तिदार में आती है तो हर किसी को पार्टी के साथ एक अल्फ़ाबेट टैग किया जाता है, ए पार्टी, बी पार्टी का। क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट को भी ऐसा कोई अल्फ़ाबेट टैग लगा हुआ है अभी तक, या लगने की आगे हो सकता है लगेगा? देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता टैग लगे या ना लगे, बस ऊपर वाले के दरबार में टैग नहीं लगना चाहिए। सियासत में टैगें तो लगाई जाती हैं डेलिबरेटली किसी को डिफेम करने के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बीजेपी के साथ सरकार बनाई 2019 में, और पीडीपी ने भी बीजेपी के साथ निकाह करके 4 साल सरकार चलाई। तो अब नया क्या है? अब ये मुझे भी टैग देंगे तो मैंने पहले ही बोला कि इसकी मुझे कोई चिंता या फिक्र तो फिर नहीं आप है। नया क्या लेके आए? आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? देखिए, आप बहुत बढ़िया सवालात कर रही हैं, बहुत अच्छा। मैं चाहता था कि कुछ कोई ऐसा बताए मुझे। देखिए, मेरी
देखिए, इन पॉलिटिकल पार्टियों ने आज तक जो कुछ भी दिया, ये मुल्क कश्मीर था। मुल्क कश्मीर का जब निकाह भारत के साथ हुआ, एसेशन हुआ, तो एसेशन में हमें जिस तरह एक दुल्हा दुल्हन के दरमियान शादी होती है, तो कुछ जेवरात उसको पहनाए जाते हैं। दुल्हन को दिए जाते हैं। तो इस तरह जम्मू कश्मीर स्टेट को भी जेवरात दिए गए थे आर्टिकल 370 के तहत। लेकिन वो जेवरात एक एक करके इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने बेच दिए। 92 अमेंडमेंट्स उन्होंने असेंबली में करवाए। तो आर्टिकल 370 नेचुरली कमजोर था। फारूक साहब ने पता नहीं कितने पंजाबियों को जम्मू में बसा कर आर्टिकल 375 की खिलाफ वर्जी की। तो यही सिलसिला इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने आज तक जारी रखा है। मैं जो समझता, मैंने क्यों पार्टी बनाई, मैंने ये समझा कि इतना लूट खसुट होने के बावजूद, इतनी असमतें लुटने के बावजूद, इतने घर जलने के बावजूद, इतनी प्रॉपर्टियां खाकिस्तर होने के बावजूद हमें कुछ नहीं मिला। और अगर कुछ मिला तो वो यूटी मिली 2 टुकड़ों में। जम्मू कश्मीर की वहदानियत, आफादियत, आफाकियत, इसको दांव पर लगाया गया। तो मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हुआ, व्हाट्सएवर इट हैपेंड, ये अल्लाह की तरफ से हम पर अजाब है या अजाब था। तो जो जम्मू कश्मीर आज है, मैं समझता हूं कि अल्लाह की तरफ से हमें नसीब में मिला है। तो लेकिन इस जम्मू कश्मीर को नए सिरे से तामीर करना, जम्मू कश्मीर में लोगों की कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना, जम्मू कश्मीर में तमीर और तरक्की को साफ सुथरे तरीके से आगे बढ़ाना, नौकरियों की नीलामी को रोकना, गरीबों, पेंशनरों, जो बेचारे टूटे फूटे लोग होते हैं, जिनके पैर नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते, या जिनकी एज ज़्यादा होती है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से इतना छोटा मुआवजा मिलता है कि एक दिन के लिए भी वो काफ़ी नहीं है। तो मुज़फ़्फ़र साहब, आपको नहीं चाहिए था कि इस टाइम पे के इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि 4 साल से, पिछले 4 साल से यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। जबकि अगर हम एक साइड से देखेंगे, जब अपनी हुकूमत आती है, अपने लोग होते हैं, तो बहुत सारे उनके रास्ते आसान होते हैं उन तक पहुँचने के लिए। आज भीड़ कैसी है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। अगर किसी दफ्तर में काम है तो एलजी साहब के पास जाना पड़ता है, अगर किसी जगह तो जान पहचान लोग वाले नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस टाइम पे लोगों को बहुत ज़रूरत है यहाँ पे इलेक्शंस होने की? देखिए, पहले मैं अपना पहला जो कुछ भी मिला जम्मू कश्मीर को, ये नसीब में मिला है। तो इसकी भरपाई करने के लिए इलेक्शन करना वक्त की अहम ज़रूरत है। लेकिन मेरी पार्टी का इलेक्शन से कोई कंसर्न नहीं है। मैं चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा हम अपनी जनरेशन को बचाएं। 1947 से हम अपने लोगों का कत्ल होते हुए देख रहे हैं, हम अपनी असमतों को लुटते हुए देख रहे हैं। सर, आपने यहाँ पे बताया कि मुझे इलेक्शंस के साथ कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं, हम मैं जनरेशंस को बचाना चाहते हैं। यस। लेकिन आप कैसे करें, क्योंकि अब तो आप पॉलिटिशियन हैं, अब आप पॉलिटिकल लीडर बन गए हैं। लेकिन जब तक आप इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, तब तक आपकी बात मरकजी सरकार या गवर्नर शासन तक नहीं ने पहुंचेगी। ऐसा क्यों कहा? जनरेशन को बचाने के लिए सियासत ज़रूरी है, जनरेशन को बचाने के लिए इलेक्शन भी ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पे फोकस करना, ये 2 चीज़ें हैं। A politician who thinks how to win the next election is called an politician. पॉलिटिशियन। But the one who thinks about the generation is called a leader. ये डिफरेंस है। लीडर को भी लड़ना है, पॉलिटिशियन को भी लड़ना है। फाइन फाइन फाइन। पॉलिटिशियन goes to any extent, to any extent, moral, immoral, he does everything. But a leader never goes against the virtues, against the principles of his people. तो ये हमारी मतलब सोच है। अब रही बात इलेक्शन के लिए, जब 2018 में सरपंच इलेक्शन हुआ, तो हमारी गुपकार अलायंस ने उन इलेक्शन का बायकॉट किया, क्योंकि वो गाँव वालों को चुनना था, कोई लीडर गाँव में सरपंच चुनना था, क्या कहते हैं इसको, टाउनों में हमें चेयरमैन चुनने थे। तो उन्होंने बायकॉट कर दिया, ये बोलकर कि नहीं, जब तक कि भारत सरकार ये प्रॉमिस ना करे कि 370 हम नहीं हटाएंगे, तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब हैरानी की बात यह है कि जब 2020 में, 18 में इन्होंने बायकॉट कर दिया, 2020 में जब डीडीसी इलेक्शन हुए, तो ये सारे कूद पड़े। अपने बच्चों, अपनी बहुओं, अपनी बेटियों, जो भी इनको मिला, जो भी इनके करीबी लोग थे, उनको उन्होंने धकेल दिया डीडीसी इलेक्शन में। तब क्या 370 वापस आया था?
ये दुगली पॉलिसी जो पॉलिटिशियनों की है, इसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं। लोग ज्यादातर शिकायत आयद करते हैं हर एक पार्टी से, चाहे वो पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, जो भी यहाँ पे रीजनल पार्टी से सेंट्रल पार्टी तक शिकायत आयद करते हैं कि हमें यहाँ गिव एंड टेक हमें यूज किया जाता है। क्या आपको लग रहा है कि आपने लोगों में अपनी जगह वो बनाई है कि कल को वो आपकी पार्टी पे भरोसा करके आपको वोट दे के आगे अपना लीडर चुने? बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन अगर मैं जवाब दूं तो शायद मेरे कौम के जज्बात को यह थोड़ा हट करेगा, लेकिन कहना तो मजबूरी है। लोग ही बिकाव के लिए आगे आ रहे हैं। आप जाकर दिल्ली जाइए, आप देखिए कितने कश्मीरी लोग दिल्ली में जम्मू कश्मीर को बेचने निकले हैं। आप देखिए कि पॉलिटिशियन से कितनी मुराद लोग मांगते हैं। आप देखिए कि जब लोग ही अपने आप को बेचने के लिए निकल पड़े हैं, तो एक पॉलिटिशियन को मौका मिलता है उनको बेचने का। अगर यहाँ के लोग स्ट्रांग रहेंगे, सख्त रहेंगे, अपने उसूलों पर रहेंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। यहाँ लोग बीजेपी के खिलाफ बहुत बोलते हैं, सब अपनी सारी पार्टियां टैग लगाते हैं ये बीजेपी के साथ है, जो मतलब ऐसा जैसा कि वो कुछ देशद्रोही है। लेकिन क्योंकि जब नौजवान लड़के लड़कियां पास आउट होके निकलती हैं कॉलेज से, तो उनका पहला ये दिमाग में आता है, मुझे नहीं लगता उनको ये होता है कि सर्टिफिकेट लेना उतना इजी है जितना उनको लगता है कि मार्केट में जॉब लेनी कितनी टफ है। 8 सालों से मरकजी सरकार में उनकी हुकूमत चल रही है, और मुझे नहीं लग रहा है आज तक कोई भी ऐसा बिजनेस हब जिसमें कम से कम कश्मीर के 100 लड़के भी एडजस्ट नहीं हुए हैं। इसमें आपका क्या ख्याल? क्योंकि अगर बच्चे ज्यादा से ज्यादा काम में इन्वॉल्व हो जाते, एंगेज होते, मुझे नहीं लगता है डिप्रेशन में लोग आज हमारे नौजवान लड़के ड्रग की तरह मुब्तला हो जाते हैं। वन मस्ट स्पीक ट्रूथ। मैं जब ग्रेजुएट हुआ था, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की, तो मैं भी कई साल बेकार रहा। मैंने ना ड्रग लिया, ना मैंने पत्थर उठाया, ना मैंने कुछ किया। ये मैं अपनी मिसाल नहीं, हजारों लड़के ऐसे हैं जो ऐसा नहीं करते। लेकिन पेरेंट जब अपने बच्चों की तरफ ये ना कम ध्यान देते हैं, ये जो मोबाइल सिस्टम चला है, टीवी क्या कहते हैं उसको, टेलीविजन सिस्टम आया है, या टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है, बच्चों के पास सब कुछ है, तो ये खुद ब खुद रास्ते ढूंढते हैं कि हम अपने सिस्टम को, अपने नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए ड्रग कहाँ से लाएंगे। ये भी मीडिया में आता है। तो जब तक कि ये पूरी को, वैसे तो हम मुसलमान कह रहे हैं, मैं मुसलमान होकर बात कर रहा हूं, तो हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। दूसरा, ये अजाब आया साथ में ही कि कोविड आया, 2020 में भी था, 2021 में भी था। पूरी दुनिया की जो माइशत थी, जो इकोनॉमी है, वो नीचे ठाड़ाडट गिर गई। कहीं जॉब्स नहीं है, पूरे भारत में जॉब नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की कोशिशों के बावजूद आज तक अभी इन 2-4 सालों में 5,000 से ज्यादा बच्चों को रोजगार मिला है सर्विसेज सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए। 20 लाख बच्चे हमारे हैं जो 12th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, दे आर ऑल अनएम्प्लॉयड। लेकिन कोई भी सरकार हो तो इतने लोगों को एब्जॉर्ब तो कर नहीं पाएगी, सीधी सी बात है। तो अब लड़कों को भी चाहिए, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, बड़ी मेहनत के साथ इनको क्वालिफाई करने की